नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत एक सीरियस प्रधान देश है। हम भारतीयों की सीरियसता की खास बात यह है कि हम हर बात को गंभीरता से लेते हैं। हंसने से पहले और हंसने के बाद सीरियस होना हमारी सीरियसता का अभिन्न अंग है। हंसना दो सीरियसताओं के बीच एक छोटा सा ब्रेक है। जब सारी बीमारी गोबर से ही दूर हो रही है तो फिर कॉमेडी की जरूरत नहीं है। अस्पताल की कोई जरूरत नहीं है। गोबर के रहते अस्पतालों के शिलान्यास हो रहे हैं और कॉमेडी शो कैंसिल हो रहे हैं। यह है हमारी सीरियसता का लेवल। आप किसी भी शादी में चले जाइए, ज्यादातर लोग सीरियस मिलेंगे। जिन्हें नहीं मिला है वो भी सीरियस होंगे और जिन्हें मिला है वो तो होते ही हैं। आप जानते हैं कि क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। डांस फ्लोर पर जाने की दिली इच्छा सबकी होती है, लेकिन डांस नहीं आने के कारण सब सीरियस रहते हैं ताकि स्पष्ट संकेत चला जाए कि लड़के के पिताजी सीरियस हैं। वे डांस करना ठीक नहीं समझते। करोल बाग से खरीदी गई 100 रंगों की शेरवानी पहनकर नए फैशन को गले लगा रहे हैं, मगर डांस फ्लोर पर नाच रही समधन को देखकर नए फैशन को ताना मार रहे हैं। इतनी सीरियसताओं के बीच किसी को हंसाने की जरूरत नहीं है। बेंगलुरु में आखिर वो कौन लोग थे जो टिकट कटाकर मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा के शो देखना चाहते थे? क्या उन्हें अपनी हालत पर खुद से हंसी नहीं आती जो मुंबई से कॉमेडियन बुलाकर हंसना चाहते हैं? यह वक्त हंसने का नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त इस देश में हंसना और हंसाना अय्याशी है। सभ्य लोग नहीं समझेंगे तो इसका मतलब नहीं कि गुंडे समझाने का काम छोड़ देंगे। कॉमेडी करने वालों का जीवन अच्छा खासा सीरियस हो गया है। उन पर मुकदमे हो रहे हैं, उनके शो कैंसिल हो रहे हैं। गुंडे पीछे पड़ गए हैं, वो अलग से। वे अपनी जान बचाने के लिए वकीलों के पीछे पड़े हैं, वो अलग से। यह सब तो तब हो रहा है जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर नहीं सोचने के मूड में है, कोई बात नहीं। जब भी मूड में होंगे तभी सोचिए कि अगर भारत दुनिया का सबसे छोटा लोकतंत्र होता तब क्या होता। तब कोई बेंगलुरु नहीं होता, कोई मुंबई नहीं होती, कोई गोवा या पंजाब नहीं होता। केवल एक ऑडिटोरियम होता जिसमें कॉमेडी कैंसिल कराने वाले मंच से हंसा रहे होते और कॉमेडी कलाकार सामने बैठकर रो रहे होते। अपने वीरदास समझदार निकल गए, बल्कि वीर से पहले वे 6 लाख भी समझदार निकले जो इस बड़े लोकतंत्र को छोटा समझ गए और दूसरे देश की नागरिकता ले ली। मेरा मकसद भारत में गंभीरता की नई सहेली, सीरियसता की प्रासंगिकता को स्थापित करना है। हम सब भारतीय हैं, लेकिन सीरियस भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई मौकों पर अपने भाषणों में गंभीरता पर जोर दिया है। उन्हें चिंता है कि नई पीढ़ी गंभीर ज्ञान से दूर ना हो जाए। उन्हें चिंता है कि जिन्होंने कबीर दास को गंभीरता से नहीं पढ़ा, वे समाज में कलह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों चिंताओं के बीच एयर इंडिया को बेच देने की गंभीरता की आवाज भी आपको सुनाई देगी। आज टैक्स और ट्वीट के इस दौर में ये और ज्यादा जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ी गंभीर ज्ञान से दूर न हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जल्द ही आने वाला है। योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी ये देखा जा रहा है कि हॉलीवुड से हरिद्वार तक घर में रहते हुए लोग योग पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। अभी एयर इंडिया से जुड़ा जो फैसला लिया गया है वो हमारी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दिखाता है। इन्होंने कबीर को कभी गंभीरता से पढ़ा ही नहीं। कुछ राजनीतिक दलों को समाज में शांति और विकास नहीं, लेकिन उन्हें चाहिए कलह, उन्हें चाहिए अशांति। उनको लगता है जितना असंतोष और अशांति का वातावरण बनाएंगे उतना उनको राजनीतिक लाभ होगा। शांति वही कायम कर रहे हैं जो कॉमेडी शो कैंसिल करा रहे हैं।
कबीर दास होते तो उनका शो भी कैंसिल हो जाता। शांति कायम करने वाले कहते कि कबीर दास पंडित मौलवी और धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। कबीर दास पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया जाता है। पाखंड तोड़ने के आरोप में वे जेल में होते। ऐसा पहली बार होता। कृपया पाखंड को ना तोड़ें, जैसा है वैसा ही रहने दें। फिलहाल मेरी नजर यूपी के चौबेपुर के इस बकरी पर है, जो मुझे कुणाल और मुनव्वर से ज्यादा समझदार लगती है। यह बकरी, जिसका कोई नाम नहीं, सरकारी फाइल लेकर भाग गई है। कर्मचारी पीछे पीछे भाग रहे हैं। बकरी यहां फैजल के रूप में है और मुनव्वर और कुणाल का बदला ले रही है। इन फाइलों के नाम पर कितनों का जीवन चर डाला गया होगा। आज बकरी ने इस फाइल को फाइनली चरने का फैसला किया है। यूपी के चौबेपुर की इस बकरी का कोई शो कैंसिल कराकर देख ले, क्योंकि यह बकरी बेंगलुरु में नहीं है, गोवा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, और बकरी ने कुणाल का शो भी नहीं देखा है। अमर उजाला ने बकरी की खबर छाप दी। बकरी का कॉमेडी शो सारे संसार में पहुंच गया है। इसमें खबर यह नहीं कि बकरी फाइल लेकर भाग गई है। खबर यह है कि खंड विकास अधिकारी ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया है। जिन जिन दर्शकों ने अभी बकरी का वीडियो देखकर हंसा है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वे गंभीर हो जाएं, क्योंकि खंड विकास अधिकारी ने इसे गंभीर मामला घोषित कर दिया है। इसलिए कहता हूं कि भारत एक सीरियस प्रधान देश है। मुनव्वर फारूकी का शो कैंसिल करते वक्त अधिकारी ने लिखा, मुनव्वर फारूकी एक विवादित व्यक्ति हैं। विवादित तो प्रधानमंत्री भी हैं। क्या अधिकारी ऐसा पत्र लिख सकते हैं? विवादित होना क्या लोकतांत्रिक होना नहीं है? लोकतंत्र में बिना अलग बात कहे कोई कैसे लोकतांत्रिक हो सकता है? सरकार से अलग राय रखने वाला हर व्यक्ति विवादित है। अगर ऐसा है तो जिस अधिकारी ने यह पत्र लिखा है, उन्हें एक काम देना होगा कि वे साहब दुनिया में धर्म को लेकर जितने भी चुटकुले हैं, उसका प्रिंट आउट निकालें और फाइल तैयार करें और अपने तत्काल प्रभाव से उन सभी चुटकुलों को रद्द कर दें। लेकिन फाइल फेंके नहीं। रद्द करने के बाद अधिकारी जी वो फाइल इस बकरी को दे दें, ताकि ये बकरी धर्म को लेकर बने चुटकुलों की फाइल को लेकर कहीं भाग जाए और उसे चर जाए। कुणाल और मुनव्वर को यह बकरी पाल लेनी चाहिए। यही हमारी कॉमेडी की अगली पीढ़ी है, जेन जी है। इसके बाद अब अगली पीढ़ी नहीं आएगी, क्योंकि जेड के बाद अल्फाबेट खत्म हो जाता है। इसीलिए अल्फा यानी ए से गिनती होने लगी है। सोचिए, कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी की जिंदगी पर हमला हो रहा है, उनके जीने के अधिकार पर हमला हो रहा है, उनके शो को कैंसिल कराकर। माफी चाहूंगा, मुझे बकरी में कुणाल और मुनव्वर दिख गए। मैं ये क्षमा कुणाल और मुनव्वर से कभी नहीं मांगूंगा, बकरी से मांग रहा हूं, यह बताने के लिए कि उस व्यक्ति की हालत भी बकरी जैसी होने वाली है, जिसने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में समाजशास्त्र के पर्चे में यह प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के लिए सीबीएसई ने गलती स्वीकार की है और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सवाल पूछा गया कि किस सरकार के तहत 2002 में गुजरात में अप्रत्याशित स्तर पर मुस्लिम विरोधी हिंसा हुई थी। क्या यह सवाल पूछना मना है? जब यह बात एनसीईआरटी की 12वीं की किताब इंडियन सोसाइटी के चैप्टर द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, तो उससे सवाल पूछना गलत कैसे हो गया? इस पैराग्राफ में तो यही लिखा है कि हर धर्म को दंगों का सामना करना पड़ा है और दंगों को लेकर कोई भी सरकार खुद को बेदाग नहीं कह सकती। 1984 में दिल्ली में सिख विरोधी दंगा कांग्रेस सरकार के तहत हुआ और 2002 में बीजेपी सरकार के अधीन गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगा हुआ। यह चैप्टर तो छपा हुआ है, लोग पढ़ रहे हैं, तो सवाल पूछने वाले ने कौन सी बड़ी गलती कर दी? अगर मुझे मानने की इजाजत है तो मेरा मानना है कि इस समय सवाल पूछने वाला और गलती स्वीकार करने वाला सीबीएसई दोनों की हालत बकरी जैसी नहीं है। फिर भी इनकी हालत की तुलना बकरी से की जा सकती है, लेकिन चौबेपुर की यह बकरी इन दोनों से अलग है। बल्कि संकट की घड़ी में यह बकरी ही इन दोनों के काम आ सकती है। प्रश्न वाली फाइल लेकर भाग सकती है, लेकिन मुनव्वर फारूकी इस पोस्टर के साथ यहां खड़े रह सकते हैं, जिसमें लिखा है 2000 के दंगों में उनके दस्तावेज जल गए। यह भी सटायर था, लेकिन लोगों को बुरा लग गया। तस्वीर पुरानी है, लेकिन इस पर अभी किसी बकरी की नजर नहीं पड़ी है। अब देखिए, सीबीएसई ने उस बात के लिए अपनी गलती मान ली
जिसे एनसीईआरटी अपनी किताब में पढ़ाता है। कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी तो कहेंगे कॉमेडी चल रही है। अगर यह गलती है तो एनसीईआरटी की है, फिर सीबीएसई क्यों माफी मांग रहा? क्या प्रधानमंत्री ने यह प्रश्न देख लिया है? ऑफ रिकॉर्ड बताइए मुझे। अधिकारी जनता को फाइलों में बकरी बनाते हैं और बकरी फाइलें लेकर भाग जाती है। 29 मई की हेडलाइन देखिए, आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, दिल्ली में 94 रुपए के करीब, मुंबई में 100 रुपए के पार। यह हेडलाइन है। यानी मई में 94 रुपया होना महंगा था तो दिसंबर में 94 रुपया होना सस्ता कैसे हो गया? आज की हेडलाइन देख लीजिए क्या लिखा है। किसी ने नहीं लिखा कि पेट्रोल अब भी महंगा है। अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया और तमाम न्यूज चैनलों की वेबसाइट पर जाकर देखिए कि दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हो गया और बॉक्स में दाम लिखा है 96 रुपए प्रति लीटर। क्या यह सस्ता होना हुआ है? क्या कोई दो भारत है, टू इंडिया? मैं भारत में हूं और वीरदास की तरह अमेरिका में नहीं। वीरदास होते तो इस खबर पर जरूर कहते अमेरिका में कि एक भारत है जिसे 94 रुपया लीटर पेट्रोल महंगा लगता है और एक भारत है जिसे 96 रुपया लीटर पेट्रोल सस्ता लगता है। वीरों की धरती से निकलकर गए वीरदास ने इसी तरह की कुछ बात अमेरिका में कह डाली तो भारत में मुकदमा हो गया। जब तक यहां हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा जपते रहिए, सेफ रहिएगा। जब अमेरिका जाइएगा तब दो भारत का देख लीजिएगा। I come from an India where we laugh so loudly in the comfort of our own homes that you can hear us through the walls, and yet I come from an India where we break down the walls of a comedy club because you can hear laughter inside. वीर कह रहे हैं कि मैं ऐसे भारत से आता हूं जो घर में जोर जोर से ठहाके लगाता है लेकिन कॉमेडी क्लब की दीवारें ढहा देता है। खुद पर हंस लीजिए लेकिन दूसरों पर मत हंसिए वरना केस हो जाएगा। मुझे लगता है कि दो भारत की बात करने वाले वीरदास, कुणाल कामरा, मुनव्वर फारूकी पर मुकदमा करने के बजाय उन्हें इस क्विज शो में भेजा जाना चाहिए। मैंडेटरी यह क्विज शो सरकार चलाती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्विज है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर यह शुरू हुआ क्योंकि सेवा करते हुए उनके 20 साल पूरे हुए, इसलिए यह क्विज 17 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच चला। सेवा समर्पण क्विज सीरीज, इसमें 5 लाख तक इनाम जीतने की व्यवस्था थी। कुणाल, मुनव्वर और वीर मिस कर गए। कॉमेडी से अच्छा है कि ये लोग क्विज में हिस्सा लें और प्राइज जीतें। दिल्ली में इसी तरह की कॉमेडी वायु प्रदूषण को लेकर चल रही है। दो सरकारें हर सुनवाई में सीरियस होकर सुनने चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से डांट खाती हैं फिर आ जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण मां बाप घर से काम कर रहे हैं और 3-4 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने स्कूल फिर से बंद कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं कि कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी के कई सारे कॉमेडी शो कैंसिल हो गए हैं? उनके जीने के अधिकार पर हमला हुआ है। जब उन्हें कॉमेडी करने की इजाजत नहीं है तो बाकी लोग लिबर्टी क्यों ले रहे हैं? यह कॉमेडी है बताकर सुप्रीम कोर्ट सरकार को मुसीबत में क्यों डाल रहा है? क्या पता सरकार ही कैंसिल हो जाए। सरकार ने वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर कितने आरोप झेले विपक्ष के। काश वो मध्य प्रदेश के इस अधिकारी की बात सुन लेती तो एक बोतल से ही काम चल जाता, देश में सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम बोर्ड भी लगवा रहे हैं कि हर एक दुकान पे बोर्ड लगेगा कि भाई दोनों डोज वालों को ही दारू बेचेंगे। वेरीफाई कैसे होगा सर? किस तरह से उसको वेरीफाई? ये तो उसकी ईमानदारी से वो बोलेगा कि हाँ मेरे लग गए हैं। और हिंदुस्तान में अधिकतर हमारा खुद का अनुभव है कि दारू पीने वाला सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता। सच सच बताइए, आपने अभी अभी सुना ना कि दारू पीने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। सच का शराब से कितना गहरा संबंध है ये जानते हैं? मुझे पता नहीं वो पीते हैं या नहीं पीते। अब आते हैं बिहार। हम आज के शो के जरिए बताना चाहते हैं कि भारत में कॉमेडी केवल कुणाल और मुनव्वर के लिए कैंसिल हुई है, बाकी सब जगह कॉमेडी खुलेआम चल रही है। जैसे बिहार विधानसभा में शराब की बोतल देखे जाने से हड़कंप मच गया। बिहार में कॉमेडी पर कोई रोक नहीं लेकिन शराब पर प्रतिबंध है। बोतल पकड़े जाने की आशंका में हर आदमी दूसरे पर शक कर रहा है, कहीं बोतल लेकर तो नहीं आ रहा। लोग रात भर जाग रहे हैं कि पड़ोसी ने अहाते में बोतल तो नहीं फेंकी। बोतल दिख जाने की आशंका में हर आदमी बोतल हुआ जा रहा है। बोतल का मतलब बिहार में बोतल के अलावा भी समझा जा रहा है। बेवकूफ के समानार्थी के तौर पर बोतल का इस्तेमाल होता है। विधानसभा के प्रांगण में बोतल मिल गई। इस तरह से हंगामा हुआ जैसे मंगल ग्रह का कोई टुकड़ा आ गिरा हो। यहां पर कैसे शराब का बोतल आया? और ये मामूली बात नहीं। अगर यहां पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए।
और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमको मालूम नहीं था। अगर यहां पर कहीं बोतल है और कहीं इस प्रकार से कोई इधर से उधर कर रहा है तो कोई तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। बिहार में शराब पीने से भी खतरनाक शराब की बोतल का मिलना है। सोचिए, अगर नदी के पानी के साथ कोई बोतल बहती चली आए, जैसे कोरोना के समय लाशें बहती चली आईं, तब कितना हड़कंप मचेगा। सबने कहना शुरू कर दिया था यह लाश मेरे राज्य की नहीं है, जबकि वह लाश भारतीय नागरिक की थी। क्या इन बोतलों के साथ भी यही होगा? उसे शराब का नहीं माना जाएगा, उसे बिहार का नहीं माना जाएगा। ऐसे प्रेमी जो पत्र लिखकर बोतल में डालकर नदी के उस पार अपनी प्रेमिका को भिजवाना चाहते हैं, उन्हें मेरी सलाह है, बोतल शराब की नहीं होनी चाहिए। सरसों तेल की शीशी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें पत्र को डालकर नदी में प्रवाहित करें। बिहार में बोतल पर बैन है, प्रेम पर नहीं। मध्य प्रदेश के अधिकारी को लगता है जो दारू पीता है झूठ नहीं बोलता है, लेकिन बिहार में मामला दूसरा है। लोग पीने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो पीने के बाद सच कैसे बोल दें? शराब पीने के आरोप में हजारों लोग जेल में डाल दिए गए हैं, इनमें से ज्यादातर गरीब लोग हैं। पुलिस खूब शराब पकड़ रही है, लेकिन शराब बेचने के मामले में पुलिस भी पकड़ा रही है। पुलिस जिस शराब को पकड़ती है उसे अवैध घोषित करती है, लेकिन उसी शराब को कोई वैध समझकर पी जाता है और दोष चूहों पर डालता है कि चूहे शराब पी गए। अक्टूबर 2018 की यह खबर बताती है कि बिहार में चूहे इतना पीने लगे हैं कि उन्हें लिवर सिरोसिस होने का खतरा है। चूहे शराब ही नहीं, बियर भी पी रहे हैं। चूहों को बताया जाना चाहिए कि बिहार में शराब बंदी है। मुझे बताया जाए कि चूहों को पीता देखने वाले पीते थे या नहीं पीते थे। दर्जनों बोतल शराब जब चूहे पी रहे थे, तब क्या पुलिस के गोदाम में कोई हलचल नहीं हुई? क्या चूहों ने पीने के बाद इंग्लिश में पुलिस को कुछ नहीं कहा? आई कांट बिलीव कि चूहों ने पीकर यूं ही छोड़ दिया होगा। आई मीन इंग्लिश में कुछ नहीं बोला होगा। बकरी फाइल लेकर भाग जा रही है, चूहे बोतल खाली कर दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि बकरी और चूहों की दुनिया में कोई सरकार बन गई है। भारत एक सीरियस प्रधान देश है। यहां लोग बारिश में भी गंभीरता के साथ गमलों में पानी देते हैं। आप ठीक देख रहे हैं, तस्वीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट की है अपने कर कमलों के द्वारा। छतरी से यह बात प्रमाणित होती है कि बारिश हो रही है, फिर यह बात कहने का जोखिम कौन उठाए कि बारिश हो रही है तो मुख्यमंत्री पौधों को पानी क्यों दे रहे हैं? क्या पौधों ने बारिश को कैंसिल कर दिया है? जिस पार्क में पौधा लगा रहे हैं उसका नाम स्मार्ट पार्क है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कम स्मार्ट नहीं है, छतरी के नीचे पानी दे रहे हैं। इस तस्वीर में केवल बारिश है जो स्मार्ट नहीं है। कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी की कॉमेडी से आप भाग सकते हैं, लेकिन आपके साथ जो कॉमेडी हो रही है उससे आप नहीं भाग सकते, क्योंकि आपके साथ कॉमेडी करने वाले वही लोग हैं जो कुणाल और मुनव्वर की कॉमेडी कैंसिल करवा रहे हैं। यह वीडियो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के दफ्तर ने ट्वीट किया है। यह जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रमोशनल वीडियो है। इसमें एयरपोर्ट के लिए जिस स्टिल पिक्चर का इस्तेमाल हुआ है वह बीजिंग का एयरपोर्ट बताया जाता है जो बन चुका है। इस स्टिल पिक्चर को कई ट्वीट में देखा गया। आप इसे कॉमेडी की किस श्रेणी में रखना चाहेंगे? ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने जब इसकी तरफ इशारा किया तो इसे लेकर कई जगहों पर खबरें भी छपी। अनुराग ठाकुर ने इस पर ट्वीट के जरिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस तरह की कॉमेडी यानी चूक पहले भी कई बार हो चुकी है। दिल्ली बीजेपी का पोस्टर है। झुग्गी सम्मान यात्रा के नाम पर बने इस पोस्टर में नीली कमीज में झांक रहे तमिल के बहुत बड़े लेखक पेरुमल मुरुगन हैं और वे दिल्ली में नहीं रहते हैं। बीजेपी कहती है कि गलती से तस्वीर लग गई, लेकिन आईटी सेल को इस पोस्टर में झुग्गी सम्मान यात्रा के लिए गरीबी ही क्यों दिखी, कोई लेखक क्यों नहीं दिखा, यह सिर्फ कॉमेडी से जाना जा सकता है। पेरुमल मुरुगन ने तो कहा है कि वे खुद झुग्गियों से जुड़े हैं इसलिए खुश हैं, मगर एक ऐसा लेखक उस पार्टी के पोस्टर पर आ जाए जिसका विरोध कई तरह के संगठन उसकी रचनाओं को लेकर करते रहे हों, तो उन संगठनों के भीतर उस पार्टी को लेकर क्या छवि बनेगी? ऐसा लगता है कि बीजेपी ने मुरुगन को मंच से उतारा हो तो मुरुगन बीजेपी के पोस्टर में आ गए हों। मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन स्टैन स्वामी की तस्वीर भी इन नेताओं के पोस्टर में आ जाएगी सवाल पूछने के लिए। जनवरी
2015 में इन्हीं पेरुमल मुरुगन के उपन्यास को लेकर जब विवाद हुआ, तब उन पर कुछ संगठनों ने हमला बोल दिया, उपन्यास पर बैन लगाने की मांग की। इन सभी चीजों से तंग आकर पेरुमल मुरुगन ने फेसबुक पर लिखा था, लेखक पेरुमल मुरुगन मर चुका है, वह भगवान नहीं है कि दोबारा पैदा हो, उसे पुनर्जन्म में विश्वास भी नहीं, वह एक साधारण शिक्षक है, वह पी मुरुगन के रूप में जिंदा रहेगा, उसे अकेला छोड़ दीजिए। उन्हीं मुरुगन की तस्वीर बीजेपी के पोस्टर में आ गई। इस खबर से एक और खबर याद आ गई कि लखनऊ में कोई बाबा विवेक कुमार हैं, उन्होंने एक लड़की को भूत का डर दिखाकर उससे करीब 9 लाख रुपए झपट लिए। लखनऊ पुलिस सीरियस हो गई और बाबा को पैसे लौटाने पड़े। बाबा के साथ यह कॉमेडी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, लेकिन की जा रही है। 6 साल बाद मुनव्वर फारूकी ने भी कॉमेडी छोड़ते वक्त लिखा कि नफरत जीत गई, आर्टिस्ट हार गया, आई एम डन, गुड बाय इनजस्टिस। मुनव्वर ने लिखा कि इनकी नफरत का बहाना बन गया हूं, हंसाकर कितनों का सहारा बन गया हूं, टूटने पर इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते हैं मैं सितारा बन गया हूं। और ये भेड़ चाल है, ये जो सियासत है, उसका कोई भी शिकार हो सकता है। मैं शिकार नहीं हुआ, मुझ पे तो सिर्फ खरोंच आई, और वो भी उस चीज की वजह से जो मैंने की तक नहीं थी। किसी की सियासत और किसी की ये भेड़ चाल, इसके चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। देश कॉमेडी को लेकर इतना गंभीर हो गया है कि गंभीरता कॉमेडी लगने लगी है। आपको याद होगा, सांसदों की कार से जब लाल बत्ती उतारी गई, तब कहा गया कि वीआईपी संस्कृति खत्म हो गई, सेवा की संस्कृति चालू हो रही है। उस फैसले को महान और ऐतिहासिक दोनों बताया गया। 2017 का साल था। उस साल बत्ती कल्चर के खत्म होने को लेकर हिंदी अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइनें छपा करती थी। किसी अधिकारी की कार पर बत्ती दिख जाती थी तो हड़कंप मच जाता था, अखबार छापने लग जाते थे और अधिकारी बत्ती उतारने लग जाते थे। इस फैसले को क्रांतिकारी बताया गया। ऐसा बताया जाता था जैसे अधिकारी अब सामान्य हो गए हैं, देश में जनता ही वीआईपी हो गई है। यह उस साल के उस भारत की बात है। मैं अब इस साल के इस भारत की बात बताता हूं। लोकसभा में सरकार से सवाल पूछा गया कि क्या एयरपोर्ट के एंट्री और एग्जिट गेट पर सांसदों को लाने ले जाने और उनके सामान को ढोने और बोर्डिंग पास देने को लेकर एयरलाइन कंपनियों को कोई सुझाव दिया गया है? क्या सांसद को अपनी पसंद की सीट चुनने का अधिकार है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो जवाब दिया है लोकसभा में, उसे ध्यान से सुनिए। इसके लिए सभी एयरलाइन कंपनियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विमान कंपनियों को सलाह दी गई है कि दिशा निर्देश के मुताबिक सांसदों को पसंद की सीट दी जाए, बशर्ते उपलब्ध हो। क्या यह वीआईपी कल्चर नहीं है? क्या यह कॉमेडी नहीं है कि एक तरफ लाल बत्ती हटाई जा रही है ताकि किसी गाड़ी को दूसरी गाड़ी की तुलना में विशेष सुविधा ना मिले, दूसरी तरफ सांसदों को पसंद की सीट के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हवाई अड्डे के गेट पर उनके आने जाने के समय विशेष प्रोटोकॉल की बात हो रही है। बिहार विधानसभा में तो एक मंत्री जीवेश मिश्रा आज इस बात से नाराज हो गए कि उन्हें रोककर एसपी डीएम की कार आगे कैसे निकल गई। आज उन्होंने कह दिया कि तय हो कि कौन बड़ा है, सरकार, मंत्री बड़े हैं या एसपी डीएम बड़े हैं। एसपी डीएम के लिए तुम हमको रोकोगे? हम सरकार है, बदतमीजी करते हो तुम लोग। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा है और क्या हुआ कि इनका एसपी डीएम जाएगा तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। जब एसपी और डीएम आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं। यहाँ पर ये अधिकारी है यहाँ जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। चूंकि परिसर के अंदर की बात है इसलिए मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, बाहर तो मैं खुद सक्षम था। लेकिन अरे बैठ जाइए, पहले हमको कहने दीजिए ना, पहले हमको कह लेने दीजिए, फिर आप बताइएगा। और हमारी गाड़ी को रोका गया और एसपी डीएम को के लिए रोका गया। मुझे लगा कि शायद सीएम साहब आ रहे हैं या सभापति या अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, लेकिन एसपी डीएम के लिए हमारी गाड़ी को रोका गया। ये दोषी अधिकारियों को आप आश्वासन दीजिए आसन से कि तुरंत सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अदरवाइज ये इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को अगर अपमानित किया जाएगा तो ये कहीं न कहीं ये उचित नहीं है। इस पर मुझे आश्वासन चाहिए, मुझे आश्वासन चाहिए आसन का। आप कस्टोडियन हैं, आप क्यों रोका गया? माननीय मंत्री तय करें कि डीएम बड़ा, एसपी बड़ा कि सरकार बड़ी।
ये आसन तय करे आज। माननीय मंत्री जी, नहीं बैठूंगा। ये आसन तय करे आज कि एसपी बड़ा, डीएम बड़ा कि मंत्री बड़ा, सरकार बड़ा, तय करे। मैं नहीं रहना, तय करे इसको। आप भी अपने बारे में तय कर लीजिए कि आप क्या हैं, आज ही तय कीजिए। और अभी कि आप जनता हैं या नहीं। जनता है तो सरकार आपसे बड़ी है या आप सरकार से बड़े हैं। मंत्री जी तय किए जाने को लेकर बहुत सीरियस हैं। आपने उनका गुस्सा देख लिया ना। बिहार विधानसभा में बैठक हो गई है। बोतल से सहमा बिहार यह तय करने में सक्षम है कि कौन बड़ा है, एसपी बड़ा है या मंत्री बड़ा है, डीएम बड़ा है या सरकार बड़ी है। लेकिन इस बात को लेकर कोई झगड़ा नहीं कि शो किसका कैंसिल करना है, कुणाल का या फारूकी का। कुणाल कामरा ने लिखा है कि सबको बराबर से कुचला जा रहा है। भारत में सीरियसता का प्रसार हो रहा है। सीरियसता यानी गंभीरता। यह अच्छी बात है कि हम हर बात को लेकर गंभीर हो रहे हैं, केवल गंभीर होने वाली बात को लेकर गंभीर नहीं हो रहे हैं। ब्रेक ले लीजिए। योगी सरकार का दावा है कि यूपी में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई है। जिस तरह से सरकार सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के शिलान्यास उद्घाटन में बुलाती है बसों में भरकर, उसी तरह सरकारी नौकरी पाए 4.5 लाख नौजवानों को भी बसों से बुलाकर इनकी शोभा यात्रा निकाली जा सकती है ताकि विपक्ष को जवाब मिल जाए। अखिलेश यादव कहते हैं यह झूठ है। हाल में पेपर लीक की जवाबदेही तय करने और रोजगार की मांग कर रहे छात्रों के प्रदर्शन को रोकती लखनऊ की पुलिस। सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों के इम्तिहान की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द होने से तकरीबन 20 लाख छात्रों पर असर पड़ा है। हम इस वक्त लखनऊ में विधानसभा के पास हैं। ये जो छात्र हैं ये लोग रोजगार को लेके जो मांग कर रहे थे, कुछ दूर तो ये पहुंच पाए थे, उसके बाद यूपी पुलिस ने इन लोगों को यहाँ पकड़ लिया है। आगे विधानसभा की तरफ आप इसको मत रोकिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप हमें मत रोकिए, अपना काम करिए ना। रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे सामने ना कुछ दिख रहा है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। सर हम लोग 26-27 साल की एज हो गई है सर, अभी अब तक हम लोग सिर्फ पेपर की तैयारियां कर रहे हैं। हम डिग्री ले लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, उसके बाद क्या हम सड़कों पे बैठे, हम बाहर घूमे नौकरी के लिए, नौकरी दे नहीं रही है। 25 लाख पद खाली हैं यूपी में। देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में नौकरियों का मुद्दा 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक अभियान बन गया है। बीजेपी ने 2017 के चुनाव घोषणा पत्र में 70 लाख नए रोजगारों या स्वरोजगार के मौकों का ऐलान किया था। अब चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के बड़े नेता 4.5 लाख सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। विगत 4.5 वर्ष के दौरान सरकार ने शासकीय नियुक्तियों को इसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया है। लगभग 4.5 लाख नौजवान अब तक प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं। एक भी नौकरी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। 2002 से लेकर के 2017 के बीच इन 15 वर्षों में जितनी नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शासकीय विभाग में या निजी क्षेत्र में नहीं हुई होंगी, उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां अकेले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करवाई है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के कई समर्थक स्वतंत्र थिंक टैंक CMI के हवाले से दावा कर रहे हैं कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे, तब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 17.5% थी, जो अब घटकर 4.2% हो चुकी है।
लेकिन असल में CMIE का डेटा बताता है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की मौजूदा दर 4.8% है, जो मई से अगस्त के बीच 5.4% थी। बीजेपी के सत्ता में आने से ठीक पहले जनवरी से अप्रैल 2017 के बीच ये दर 3.8% थी। कोरोना से ठीक पहले जब योगी सरकार का तकरीबन आधा कार्यकाल पूरा हो चुका था, यानी 2019 में सितंबर से दिसंबर के बीच बेरोजगारी की दर 8.5% थी। 25 से 29 साल के नौजवानों में बेरोजगारी की दर जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान 7.9% थी, जो मई से अगस्त 2021 के दौरान तकरीबन दुगनी 13.34% हो चुकी है। राजनीति को किनारे कर दें तो उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए ये बड़ी चुनौती है कि नौकरियों के वादों को अमली जामा किस तरह से पहनाया जा सकता है। लखनऊ में कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।